दोस्तों, तो सुनाता हूँ एक अंतिम किस्त अनकथ कथा। अब मैं प्रैक्टिस के लिए मन बना चुका था, जैसा मैं बता रहा था, और ललितपुर मैंने प्रैक्टिस के लिए जगह चुन ली थी एक तरह से, या मैं परिस्थितिवश पहुँच गया था वहाँ पर। ये उत्तर प्रदेश के कोने पर स्थित है और काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, और राजस्थान और मध्य प्रदेश के उतने ही पिछड़े गांव से या उतने ही पिछड़े इलाकों से ये घिरा हुआ बुंदेलखंड कहलाता है। लास्ट में जो सीनियर रेजिडेंसी करने के बाद मेरी सोच थोड़ी बदल भी रही थी कि डॉक्टरों की कमी पर लेख लिखते थे तो सोचते थे कि अगर सब बड़े ही शहर में सिमट जाएंगे और उसमें मेट्रो की ब्रांच बना देंगे तो ये भी ठीक नहीं है। उसको मेट्रो की सीमाओं में कैद करना, जो बीमारी सब जगह सर्वत्र है। तो सोच आता था कि अगर सरकार पर जिम्मेदारी छोड़ दी जाए तो शायद सैकड़ों साल लग जाएं, या जल्दी भी हो जाए, 20 साल लग जाए। तो एक और थॉट था कि शुद्ध व्यापारी तो नहीं है जो केवल फायदे के सिद्धांत पर चलें। तो मैं ललितपुर पहुंच के बिना समय गंवाए जहां भी हमारा आवास था वहीं पर बैठने लग गया, एक साइन बोर्ड लगाने के बाद। और ज़्यादातर मरीज भी आने लगे एक आध दिन बाद या उसी दिन से। तो जैसे पर्ची दे के भेजते तो बाज़ार में पता चलने लगा, तो इस तरह से रेंज भी अवेलेबल हो गई। अब मेरे पास समय तो था, उतना बिजी नहीं था, तो मेरा काम था कि लिखना, हिंदी में आर्टिकल लिखना, और जब भी टाइम मिल जाए उसको लिखना, और समाचार पत्रों में और कई पत्रिकाओं में वो छपते भी थे। इस काम में मैं व्यस्त रहता था। टाइपिस्ट आसपास ढूंढ लिए थे जो करा के दे देते थे, सुधार करके हम दे देते थे। धीरे धीरे मैंने समय का इस्तेमाल किया, चाहे मैं एक दूरस्थ प्लेस पे था, मगर मैंने मनोचिकित्सा की जितनी भी इकाइयाँ होती हैं उनमें अपना शिरकत शुरू की और लगातार शुरू की। एक छोटी जगह पर आपको प्रैक्टिस करने का एक एडवांटेज तो मिलता है कि आपके अंदर यह भय का भाव ख़त्म हो जाता है। अगर हम चले जाएंगे 4-6 दिन को कहीं, तो हमारे पेशेंट कहीं और चले जाएंगे। तो मैं काफ़ी अपनी कॉन्फ्रेंसेस A to Z, स्टेट, सेंट्रल, नेशनल में लगातार अटेंड करता था। तो इस एडवांटेज को लेते हुए कि पेशेंट तो ट्रांसफ़र नहीं होंगे, अकेले होने की वजह से लौट के आ जाएंगे। इस तरह से मेरी मुलाकातें बढ़ती गईं साइकेट्री में अपने दिग्गज लोग कहना चाहिए, या जो फेमस लोग कहना चाहिए, उनसे। और मैं संस्था में अपना योगदान देने लगा। तो संस्था के सारे सबसे ऊपर के पद तो नहीं कह सकता नेशनल में, मगर नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 20 साल रहा, जो भी एक अपना रिकॉर्ड था। इसके अलावा स्टेट्स जोनल में तो एज प्रेसिडेंट ही में, और स्टेट चैप्टर्स वगैरह बहुत बनाए भी मैंने। और मैं साइकेट्री के जर्नल्स में भी अभी तक लिखता रहा, एकेडमिक मेरा टच बना रहा। इसी के साथ मुझे लगा कि थोड़ा एक्सपेंड करते हैं प्रैक्टिस, तो सागर की भी ललितपुर के साथ ही प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। उस समय मध्य प्रदेश का हाल और ख़राब था। यहाँ कोई MD ना होने की वजह से सारे साइकेट्रिस्ट बाहर के ही पढ़े हुए होते थे, और संख्या में भी बहुत कम थे। तो सागर में भी उस समय थोड़ा थोड़ा गियर अप हो रहा था, पकड़ बन रही थी। सागर एक हम कहते थे बहुत बड़ा गांव है, मगर पकड़ बनने लग रही थी। और धीरे धीरे खरे साहब थे, उन्होंने एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की परिकल्पना की, तो हम यहाँ जाने लगे। लोकप्रिय नाम का था। इसमें उस समय का आवागमन और सड़कों की वजह से समय बहुत लगता था। तो सुबह निकलते थे 5-6 बजे, रात के 12 बजे पहुँचते थे। काफ़ी दिक्कत थी, तो इसलिए एक 800 मारुति भी ले ली गई बैंक के लोन से, सफ़ेद। सागर से ललितपुर जाना आना आसान हुआ, और 1 डे प्रैक्टिस चलती थी वहाँ पर। धीरे धीरे ज़रूरत महसूस हुई पढ़ाई की, तो हमने कहा चीना या मेरी
कविशा मेरी बेटी, मैंने कहा उसको 6 के बाद ललितपुर की बजाय सागर पढ़ाया जाए, तो मैं भी शिफ्ट हो लिया। शिफ्ट ऐसे हो लिया कि यहाँ पर रहने लगे सागर, और अब उल्टी प्रैक्टिस शुरू हो गई, ललितपुर जाने लगे। दिन पहले वहीं के ज़्यादा रहे, फिर धीरे धीरे दिन बंटने लगे, फिर यहाँ पर दिन ज़्यादा होने लगे, तो ये क्रम चल रहा था। मेरी प्रैक्टिस भी ठीक ठाक होने लगी थी, काम आराम से चल रहा था। बहुत छोटी सी 15 बाई 10 की भी दुकान ना होगी फिट में, उससे काम शुरू किया था। और मुझे याद है कि मैं लिथियम नामक एक काफ़ी सस्ती और काफ़ी अच्छी दवाई का इस्तेमाल कर रहा था, जो कि मैं साइकेट्री के इंस्टीट्यूट से ज़्यादा सीख के आया। तो उसका उपयोग बड़ा अच्छा था, तो मैंने उसका बहुत अच्छा उपयोग बाइपोलर पेशेंट्स में किया। अब इसके साथ दिक्कत क्या थी कि ये जो लिथियम है, इसको आपको मॉनिटर करना पड़ता है। आसपास पैथोलॉजिस्ट कोई इतने काम के लिए कोई मशीन लगाने को तैयार नहीं था। सोडियम पोटेशियम करते थे, उसी से हो जाती थी उस समय फ्लेम फोटोमीटर। तो मैंने एक अपना फ्लेम फोटोमीटर खरीद लिया था, सिस्ट्रॉनिक कंपनी, सारा भाई का एक कंसर्न है। और उस समय से क्या, अभी तक मैं एकमात्र साइकेट्रिस्ट हूँ पूरे हिंदुस्तान में, या हो सकता है अन्यत्र भी, कि जो खुद ही सीरम लिथियम करता था। और इसमें मेरे ये सहयोगिनी बनी, यानी कि वो पैथोलॉजिस्ट कह लो, बायोकेमिस्ट कह लो, तो सीरम लिथियम को एस्टिमेशन मेरी पत्नी करने लगी। होता यह था कि सुबह 10 बजे मरीज आया, उसका ली दिया, सेंट्रीफ्यूज जो होता था वहाँ पर, तुरंत भेजा घर, और 1 बजे तक रिपोर्ट अवेलेबल, यानी लिथियम का माप हो गया और उसका ये भी हो गया कि क्या डोज है। और इसमें फ़ायदा ये होता था कि ईसीटी जो लगातार अन्यत्र लग रहे थे वो कम हो गए, तो काफ़ी कुछ लोगों को भी राहत हुई, और लोगों ने घर पे अपने पहुंचाया कि भाई ईसीटी के अलावा भी इलाज है कुछ। ईसीटी हम लगाते ज़रूर थे, कम लगाते थे, और इसमें 3-3 लोगों की ज़रूरत पड़ती है पकड़ने के लिए। तो ये समझिए कि मेरी पत्नी भी आ जाती थी बीच में जब लड़के कम होते थे। और ये सब यानी कि हमारी पत्नी, हमारी मदर, दोनों की, मदर का आशीर्वाद, पत्नी का सहयोग, ये सब होते होते मुझे ये याद सताने लगी अपने पुराने बैचमेट्स की, कुछ खलिश कुछ लगने लगी। सौरभ से मेरी मुलाकात होती थी, औरों से भी होती थी, तो मेरा वहाँ जाना इसलिए और संभव होता था, हमारे साले साहब वहीं थे, तो रुकने रुकाने का और सम्मान और साथ साथ हो जाता था। तो अब साथी जो थे आगरा के, उनका तो पता था, और आगे कैसे बढ़ा जाए इसका सोचना था कि बाहर के कैसे हों, कि ये लोग तो इकट्ठे हो सकते थे। तो मीटिंग बैच मीट का बना मन। तो सौरभ के यहाँ बैठा था, तो चाय वाय पी रहे थे, तो हम सोच रहे थे क्या करें, कैसे अपडेट हो। तो सौरभ ने उठा के ब्रह्मरेश की छापी हुई ताकि सनद रहे, एक पत्रिका छपी थी, तो उसको उठा के मुझे दे दिया। और मेरे क्लिनिक का माहौल ये था कि जो मेरे कंपाउंडर क्या कहिए वो लड़के से होते थे, वो मेरी आर्टिकल पोस्ट करते करते पोस्ट ऑफिस से उनका बड़ा अच्छा लगाव और संपर्क हो गया था। तो ये बात आई गई हो गई, मगर मैं सिंसियर था इसमें, मैं बहुत सीरियस था। तो मैंने ताकि सनद रहे का उपयोग किया, और उसमें से एड्रेसेस थे उसमें। फिर मैंने मंगाए जवाबी पत्र, जवाबी पोस्ट कार्ड हुआ करते थे, तो वो बहुत ऐसी युक्ति थी कि उसमें मैंने उनके पत्र भरे, और उसमें उनको मांगा क्या, उसमें फील्ड बना दिए थे कि आपका नाम, पता पूरा, ये मोबाइल जो भी नंबर थे उसमें वो दें। तो कुछ तो एड्रेस सही थे ही, आगरा वालों के ज़्यादातर सही थे, पहुँचे तो उनके सुधार किए गए, और जवाबी पत्र आना शुरू हुए। बड़ा इसमें एक अपना लुत्फ़ ही था। अब फिर बैरंग भी आना शुरू हुए। बैरंग पत्र आते थे, उनको दोबारा डाला जरूर जाता था उसी पते पर कि शायद अब रिजल्ट आ जाए। हुआ भी कि जब
ये पत्र पहुँचे तो कुछ में लोगों ने सहायता ऐसे की कि उनके जो परिजन या जो भी भाई बहन जो भी मम्मी पापा थे, उन्होंने उस बैरंग पे पर अपने जो छोड़ चुके थे अपने कहीं कहीं दिल्ली कहीं और उज्जैन या जहाँ भी थे, तो उनके पते लिख दिए। और कुछ और भी लोगों ने ये घर वालों ने सहयोग किया, उन्होंने क्या किया, रीडायरेक्ट कर दिया। जैसे उसमें एक फीचर होता था रीडायरेक्ट, कोई खर्चा वर्चा उन दिनों नहीं आता, सरकार उठा लेती थी सारा, कोई रीडायरेक्ट कर दिया तो करते थे। तो एक ऐसा ही किस्सा हो गया कि मैंने एक बार, दो बार, एक तीन बार शायद रिपीट किया था किसी पते को, और वहाँ से रीडायरेक्ट हुआ था। तो चौथा जब लेटर पहुँचा, ये 2 महीने के बीच पहुँच गए होंगे इतने, तो वो जो पिताजी थे हमारे, एक माननीय सदस्य हमारे बैचमेट, वो जवाब नहीं दिए थे, तो इसलिए उन्हें लगा कि चौथा पत्र आया है और जवाब नहीं पहुँचा है तभी आया है, नहीं तो एड्रेस। तो उन्होंने क्या किया, आओ ना देखा था, जैसे ही पोस्ट कार्ड मिला डाला जेब में और वो दिल्ली रवाना हो गए। और दिल्ली में उनकी अच्छी खासी, दिल्ली में समझ रहे हो किसी बहुत ही बड़े चिकित्सालय या बहुत बड़े कॉरपोरेट ऑफिस, उसमें वो बैठा हुआ देख रहा था अपने मरीज, और उन्होंने शुरू वहीं से झाड़ा, बोला देख तेरा ये मित्र है जो, ये तेरा दोस्त है, ये बार बार लिख रहा है, तुझको फुर्सत नहीं है, मैं तुझे रीडायरेक्ट कर रहा हूँ, तुझे ये फुर्सत नहीं मिलती है कि इसका लेटर भी जवाब दे दे। और वो इतने गुस्सा थे कि वो दिल्ली में उसको ओपीडी में पटक के वो पत्र और सीधे वापस आ गए थे अपने घर, उसके घर तक नहीं गए। तो इस तरह का और भी बहुत सारे इसमें किस्से हुए, मैं शायद इकट्ठे कर चुका था 70 से ऊपर भी पते जिनमें सब सही थे, और मैंने उसको फिर छपाया अपने, तब लिया ही हुआ था प्रिंटर वगैरह मैंने, तो उससे मैंने ये सब बनाया, पूरा अपने हाथ से बनाया, उसको फोटो स्टेट कराया। और इस प्रक्रिया में जो प्यार हासिल हुआ वो शायद प्रशंसा से जो प्यार मिला, प्रशंसा भी करते हैं ना दोस्त, तो वो जो हासिल हुआ वो मेरे लिए अमूल्य था। सब लोग अपने अपने पॉइंट पर थे, आगे बढ़ने की सब लोग चेष्टा में भी थे, और प्रैक्टिस को विस्तार दे रहे थे। और इससे मेरी एक बैच मीट जो पहली हुई थी वो इस नई डायरेक्टरी के बन जाने से हुई थी, और इसका जितना लोगों ने क्रेडिट भी दिया, मगर क्रेडिट से ज़्यादा जो मुझे उसकी अनुभूति अंदर से हुई अपने हृदय से, वो शायद कैसे जिक्र की जाए पता नहीं चल रही। शुरू में भावना ये थी कि हमारी बेटी पहले हुई थी, रांची में हुई थी, एक सिंगल गर्ल चाइल्ड का एक उदाहरण पेश किया जाए, मगर जैसा होता है प्रेशर, अड़ोसी पड़ोसी तो क्योंकि जैन लोगों के बीच में रहते थे, सभी बुजुर्ग लोग भी रोज़ दुआ सलाम होना, रोज़ होना कि जैन मंदिर जाना, तो सब लोगों ने कहा कि नहीं भाई देखो ऐसे क्यों सोचते हो, ये भी तो हो सकता है बहन को एक और बहन मिल जाए। ये बात मुझे जमी कि बच्चा अकेला नहीं होना चाहिए, बहन को बहन मिल जाए, भाई मिल जाए तो भी है। और फिलहाल के लिए मैं बताता हूँ कि मैं सागर में हूँ, ठीक ठाक प्रैक्टिस है, मिलता जुलता हूँ आप लोगों से, पता ही है, आता जाता हूँ। मेरी बड़ी बेटी जो जिसकी 5 साल पहले शादी हुई, न्यू जर्सी न्यूयॉर्क के पास है, जो वहाँ पर है सॉफ्टवेयर में, उसके मेरे दामाद जो हैं उसके हस्बैंड अपनी चॉइस से उसने किए, वो हैं वहाँ। और मेरा छोटा BE कर रहा है भोपाल से, 2nd ईयर में है। बाकी हम सब लोग यहाँ हैं, और जैसे हर कथा का एक अंत होता है, तो जो सेलिब्रिटी स्टार की कहानी स्टोरी थी उसका यहाँ पर समापन, मगर कभी ये इंटरेक्शंस, ये दोस्ती, ये तो कभी समाप्त होती नहीं है, सतत चलती है। तो इसी आशा के साथ कि हम लोग और इंटरेक्ट करें और मिलें, मुझे तो इंतजार रहता है कि हर बार कि बैच मीट कब। चलिए नमस्कार मैं करता हूँ अपनी इस कथा के संग का अंत यहीं पर। नमस्कार। समय की धारा में, ओ समय की धारा में उम्र